This call is now being recorded. एक 11 एक को एक साथ रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, ये इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 11x, और ये क्या हो जाएगा, ये -132 है ये, और 108 इधर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 9x माइनस 11x कितना हो जाएगा, उत्तर कोई बताएगा? -3x सर माइनस माइनस 2x, हाँ 2x माइनस 2x, और ये बराबर माइनस 240, ये होगा ना, ये तो आपस में जुड़ जाएंगे ना, माइनस माइनस है, निशान माइनस आ साइन जाएगा, माइनस का आ जाएगा, निशान माइनस का आ और जाएगा। दोनों तरफ माइनस प्लस हो जाएंगे, काट देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 240/2, ये कितना हो जाएगा 120। तो हमारा क्या हो गया, अब क्या पर 11 पाली में उसने कुल कितने रन बनाए, तो 11 पाली में कितना रन बना दिया। अब आप इसकी x को वैल्यू यहाँ रख दोगे चाहे यहाँ रख दोगे तो 11 पाली में कुल रन आ जाएगा। 11 पाली में कुल कितना रन बने आ जाएगा ना, कुल रनों की संख्या। देखो x बराबर 120 आ गया, और 11 पाली में कितना 9x + 108 था, तो क्या हो गया 9 120 + 108, यही तो हो जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 0 12 9 108, और फिर 108 ये भी जुड़ जाएगा, 8 8 1200 11 1188 1188 रन बने, 11 पालियों में उसने कुल इतने रन बनाए। अब इसमें यह पूछ सकता है कि 10वीं और 11वीं का औसत क्या है, 10वीं और 11वीं पाली का औसत क्या है, तो 120 और 12 कम हो गए तो -12 कर दोगे तो 108 हो गया औसत, यही तो होगा ना, बोला था ना x - 12 हो गया है, जब उसको जोड़ा तो हमारा औसत x - 12 हो गया, गलत। अब हमको 10वीं और 11वीं पाली का रन निकालना है। 9वीं पाली का जितना रन है 9x, और उसमें से ये तो हमारा 9वीं पाली तक हो गया, और 10वीं और 11वीं को जोड़ करके 1188 में से 9 12 9 108 को माइनस करेंगे, कितना आया 108, 108 ही तो बचेगा ना, ये 9 पाली का हो गया, ये 10वीं पाली का हो गया। 100, अरे तो इसको निकालने की जरूरत नहीं हो, तो पहले ही बोला था 108 रन बनाए तो 2 से भाग कर दिया तो 54 रन हो गया, निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। बोल ही रहा है कि 10वीं और 11वीं में 108 रन बनाए तो इनका औसत तो 2 से भाग कर दोगे तो वैसे हो जाएगा 54 रन, कोई जरूरत नहीं है, फालतू घुमा रहे हैं आप लोगों को। चलिए आज चलते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का 1981 है क्या ये? सर 81 से 90 तक 10 वर्ष बोल रहे हैं। ये है हाँ 1981, ये है 19, ये है हमारा 1981, ठीक है। 1981 से 1990 तक के 10 वर्षों में 10 वर्षों का औसत कितना 8,400 रुपए है व्यय, औसत व्यय मतलब एवरेज एक्सपेंडिचर एक व्यक्ति का 10 वर्षों में 8,400 रुपए है। 1981 में उसका व्यय 7200 रुपए था। अब पर्टिकुलरली बोल रहा है कि 1981 में उसने 7200 रुपए किया, तथा 1991 में उसका व्यय 8,600 है। 92 में से 1991 तक के 10 वर्षों का औसत वार्षिक व्यय ज्ञात कीजिए। 1981 तक दिया है ना इसने, 81 से 90 तक। अब बोल रहा है 1982 से 1991 तक, उसमें करना क्या है, देखो इसमें देखिए एक मोटा मोटा पहले आइडिया निकाल लो। ये हमें दे रहा है आइडिया 81 से 90 तक, तो 10 वर्षों का औसत व्यय इतना है 8,400, तो इन 10 वर्षों में कुल व्यय कितना किया है उसने, 8400 × 10 हो जाएगा, ये हो गया व्यय। एक हमने मोटा मोटा बना लिया। पूछ रहा है 82 से 92 तक, तो अब देखो 81 का उसने दे दिया और 91 का दे दिया, ये व्यय दे दिया है, ठीक है।
अगर हम इसमें ध्यान से देखो तो 1900 तो ये 10 वर्षों का जो मांग रहा है, तो इसमें हम 81 को अगर हटा देते हैं और 91 और जोड़ देते हैं तो हमारा आ जाता है ना 82 से 92 तक, 82 से 91 तक आ जाएगा। अब इस आइडिया को लेके चलेंगे कि 91 वाला जो है इसमें से इसमें जोड़ देंगे 91 वाला और 81 वाला माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 1900 मैं पूरा लिख देता हूं, 81 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, 85 हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया, 89 हो गया और 90 हो गया। ये हमारे 10 साल हो गए। इन पूरे 10 साल का बोल रहा है औसत व्यय हमारा 8400 है 10 साल का। ठीक है, तो 10 साल का हमारा औसत ये है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 साल का कुल व्यय आ जाएगा। कुल व्यय आ गया ना, ये हो जाएगा 84,000, ये 84,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि बोला 82 से 91 तक, 82 से 91 तक का पूछ रहा है। इसका मतलब कि यहां से लेकर के और 90 है तो यहाँ 91 एक और जोड़ देते हैं, यहां तक का पूछ रहा है। इसका मतलब जो ये हमारा 84,000 है, यहां से यहां तक का है, 90 तक का है। ठीक है, अब 82 से 91 पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसको हमको निकालना पड़ेगा, 82 वाला हमको निकालना पड़ेगा, क्या 81 वाले को हटाना पड़ेगा हमें, और 90 में जो 91 वाला इसको जोड़ना पड़ेगा, तभी तो हमारा 82 से 91 तक का कुल व्यय निकल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 84,000 में से 81 में कितना व्यय था उसका, ये देखो 7200, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा 90 तक का खर्चा आ जाएगा इसको। अब जो भी आएगा, मान लो चलो कर दिया, 10 में से 2 गए 8, 13, 13 में 7 गए 6, 7, यही तो होगा ना, 8 2 10, 7 6 13, 74,000, 76,800। अब ये हमारा 80 तक 90 तक का 82 से 90 तक का हो गया। लेकिन पूछा है 91 तक का कुल व्यय कितना है, तो 91 में ये 86,100 है ना, इसमें 8600 और जोड़ दो, 8600 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14 1 15 और 7 1 8, 85,400, 85,400। अब 10 वर्षों का औसत व्यय, इसी को 10 से भाग कर दो, एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8,540। यही आएगा कि नहीं आएगा, यही इसमें भी दिया है। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, आप लोग कंसेप्ट क्लियर कीजिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हर चीज बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 1981 से 90 तक दिया है, पूछ रहा है 82 से 91 तक, इसका मतलब 81 को हटा करके 91 को और जोड़ दोगे तो हमारा कुल व्यय आ जाएगा। अब कुल व्यय निकालने के लिए हमें 2 क्लू दिया है, 81 का दिया है तो 81 को माइनस कर देंगे, 91 को दिया है 91 को जोड़ देंगे। इससे हमारा इन 10 सालों का 91 से 82 से 91 तक का कुल व्यय आ जाएगा। और कुल व्यय को हम 10 साल का है तो 10 से भाग कर देंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो हमें उसका औसत व्यय आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 160 छात्रों का औसत अंक 60 है, सीधे आ जाएगा, दिमाग में आ जाना चाहिए कि 160 छात्रों का हमारा जो अंक है वो 9600 है सभी छात्रों का। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 80 है और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत अंक 30 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों से पूछ रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। अब ये बताओ, कुल छात्रों की संख्या 160 है, तो इसी में से हम मान लीजिए, माना हमने उत्तीर्ण छात्रों की संख्या जो है माना कितना, x
x है, इतना हो गया। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे? मनवा लिखा है भैया पूरा। 160 में से उत्तीर्ण निकालोगे ना तो ये अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि ये जो 160 विद्यार्थी हैं, इसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दोनों को मिला के 160 विद्यार्थी हो गए ना। जैसे मान लीजिए हम लोग 160 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 160 बच्चे में जो पास होंगे, बाकी जो बच्चे वो तो फेल हो गए। तो वही तो बोल रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे 160 बच्चे हैं, उसमें से एक उत्तीर्ण हो गए, तो 160 माइनस 1 अनुत्तीर्ण हो गए। हमें उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पता चल गई और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या भी पता चल गई ना। अब इनका औसत भी दिया है। इसका औसत दिया है 80, इसका औसत क्या दिया है 80, और इसका औसत क्या दिया है 30। तो अब इसमें बचा क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि 160 छात्रों का औसत है 60, तो ये बराबर हो जाएगा 160 छात्रों द्वारा प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी 16, ये होगा ना, डबल शून्य छक्का 96, 9600 होगा ना। ये तो हमारे 160 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक हो गया। अब इसी में ये किसके बराबर है? उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंक प्लस अनुत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, यही तो होगा ना। तो उत्तीर्ण छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया? उत्तीर्ण वाला उत्तीर्ण है x, और उनके औसत है कितना 80, ये हो गया 80 हो गया। और अनुत्तीर्ण वाला कितने हो जाएंगे? उनकी संख्या 160 माइनस x, और उनका औसत है 30, तो ये 30, और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये इसके क्या होगा? बराबर हो जाएगा। और जब ये इक्वेशन बन गया हमारा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। देखो, जब x की वैल्यू हो जाएगी तो x जो होगा हमारा उत्तीर्ण छात्र, और 160 में से x को माइनस कर दोगे, अनुत्तीर्ण छात्र आ जाएंगे। क्या इसमें परेशानी है? एक बार आप लोग मनन करो, जैसे जैसे मैंने बोला क्वेश्चन को देखो, आप एक बार क्वेश्चन को पूरा रीड कर लो। हमने क्या बताया? माना कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या x है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र 160 माइनस 1 हो गए। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल अंक क्या है? उत्तीर्ण x को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उनकी संख्या को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई किया। अब सभी छात्रों का कुल अंक क्या होगा? ये दिया, यहां से पता चल गया, इनसे पता चल गया है, तो 160 इंटू 60 हो गया है। ठीक है। अब ये इन दोनों के प्लस के बराबर होगा, तो ये क्या होगा? x इंटू 80 प्लस 1 इंटू 60 माइनस x इंटू 30 इक्वल टू 160 इंटू 60। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ गया? 4800 ही तो आएगा। देखो, आएगा कि नहीं आएगा? ये x इंटू 80x हो गया, और अब ये 30 अंदर जाएगा, 16 3 4800 हो गया, प्लस माइनस माइनस 30x हो गया। अब क्या हो गया? 80x माइनस 30x क्या हो गया? 50x हो गया। अब ये 4800 को उस पार ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो ये देखो माइनस हो गया। 96 में से 4800 करेंगे तो 4800 ही आएगा। अब x बराबर क्या होगा? 4800 बटे 50, 50, ठीक है। 96। 45, 5 30, कितना या 96। उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने हो गए? 96। उत्तीर्ण वाले कितने? 160 माइनस 96। 10 में से 6 गए 4, 15 में से 9 गए 5, यही तो होगा ना। 6 4 10, नहीं नहीं 6 हो गया। ये कितना हो गया? 15, 15 में से 9 गए 6 होता है, 9 6 15, ये 96 और 64, ये दो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो बताओ, मैं फिर से चलूं। कंसेप्ट को समझना है, कैसे इसको हम हल कर रहे हैं। अगर ये आपको आएगा तो कहीं भी आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। ये हमारा 11वां क्वेश्चन देखो। 8 आमों के समूह में 140 ग्राम भार वाला एक आम को हटा दिया जाता है। 8 आमों का ग्रुप है, मतलब एक
डब्बा है या एक बास्केट है, उसमें 8 आम रखे हुए हैं। उसमें से 140 ग्राम भार वाला एक आम को हटा दिया जाता है तथा उसके स्थान पर एक और आम रख दिया गया, मतलब कि आमों की संख्या समान है। तो अब सभी आमों का औसत वजन पहले से 10 ग्राम बढ़ जाता है। तो उस नए आम का वजन बताइए जो इसमें दोबारा रखा गया है। 140 ग्राम वजन का एक 8 आम थे, उसमें से 140 ग्राम वाले आम को हटा दिया गया और उसमें कोई और आम डाल दिया, लेकिन वो जो दूसरा आम डाले तो उससे हमारा जो औसत वजन है पहले से 10 ग्राम बढ़ गया। तो क्या हो गया? ठीक है। अब नए आम को शामिल करने 10 ग्राम बढ़ जाता है, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 8 आमों का 8 आम का क्या है यहाँ पर? बहुत एक क्वेश्चन को एक तो सीधे हम उस तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने बताया है। मान लीजिए 8 आमों का औसत वजन कितना है? एक्स है, ये मान के चलो, अभी इसको भूल जाओ, उस हिसाब से करते हैं। तो क्या 8x हो जाता है, 8x है। अब 8x में से 140 को माइनस करते हैं तो हमारा ये कितने आ जाएगा? 7। ये 7 आम का वजन हो जाएगा। 7 आम का वजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब क्या बोल रहा है कि एक और आम डाला तो उसमें हमारा वजन कितना हो गया? x+10 हो जाता है। तो 8x+10 बराबर क्या है? 8x+10 10 ग्राम बढ़ गया ना? हाँ, ये हाँ 8x+10 ये हमारा क्या हो जाएगा? अब नए आमों का तो वजन हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये तो दिया ही नहीं ना कि आमों का वजन कितना आता है। सर ये इक्वेशन बन के नहीं हो जाएगा? एक हाँ, एक चीज मैंने आपको बताया था कि 10 ग्राम अगर बढ़ जाता है सबका वजन, तो इसका मतलब कि जो भी सबका 10 तो कितना ग्राम बढ़ रहा है? 7 आम थे, इनमें 10 ग्राम बढ़ेगा, कितना जो 70 ग्राम हो जाएगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? इसमें क्या करा? 8 यस। आमों का 8, इसमें क्या लिखा है समझ में नहीं आया। 8 आमों का 80 ग्राम बढ़ेगा सर, 8 आम है ना टोटल। 8 आम है, इनका औसत वजन बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया औसत वजन? तो वजन 80 कितना ग्राम। टोटल बढ़ा? आमों पे 80 ग्राम 10 बढ़ गया ग्राम ना बढ़ेगा पहले तो से? 80 ग्राम बढ़ेगा सर। 80 ग्राम बढ़ गया 8 आमों का, बांट दिया ना सब में। जी। अब इसका 80 ग्राम बढ़ा तो क्या करेंगे? इसका मतलब कि जो 140 ग्राम था पहले वाला, उसमें 80 ग्राम और जोड़ेंगे तो ये हमारा नए का हो जाएगा वजन। सीधी सी बात है। अगर इसमें कोई वजन दिया होता तो वो फार्मूला लगाते। ये चीज को मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये घुमा के है, ये फार्मूला पे सीधे आधारित नहीं है। अब क्या बोल रहा है ये कि 8 आम थे, 8 आमों का समूह था, उसमें से 140 ग्राम का आम हमने निकाल दिया। अब कोई दूसरा आम फिर ला दिया, हमने मिला दिया इसमें, तो उस आम का वजन बढ़ाने से जो 8 आम का है वजन, वो 80 ग्राम बढ़ रहा है। 80 ग्राम बढ़ जा रहा है, 80 ग्राम बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा 140 ग्राम ये है, जो 7 ग्राम प्लस ये 140 ग्राम, यही तो हुआ ना, 7 आम प्लस 140 ग्राम, तो ये 140 ग्राम हट गया। और जो 2 आम आया, दूसरा आम आया, उसको मिलाने से हमारा जो औसत है 10 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये 7 का तो 10 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये 70 हो गया। ये जो दूसरा आम आ रहा है, इसका भी 10 ग्राम बढ़ रहा है। अब ये तो 80 ग्राम बढ़ा दिया सबका, लेकिन बढ़ाएगा कब? जब ये 140 ग्राम से ज्यादा होगा, तभी तो बढ़ाएगा। तो 80 ग्राम बढ़ा रहा है और 140 ग्राम को हटाने से तो 140 ग्राम भी तो इसी में जाके जुड़ेगा।
तो ये 220 ग्राम, 220 ग्राम अगर हम इसमें से आठवां फिर से जोड़ेंगे, जो रिप्लेस किया है, तो हमारा वजन 10 ग्राम बढ़ेगा। ये समझने की बात है, समझिए। एक आम को हमने निकाला, ये तो कोई ये 7, हमारे पास 8 आम है, 3 2 5 6 7 8, ये हमारे पास 8 मैंगो है, ठीक है। 8 में से हमने इस आम को हटा दिया, यहां से हटा दिया, इसका था 140 ग्राम। अब हमारे पास कितने आम बचे? अब हमारे पास बचे 7 आम, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक हमने यहाँ पर 8वां आम ला के लगा दिया, इसकी जगह पर हम यहाँ पर एक ये आम दूसरा ला के रख दिए। तो जैसे इसमें डाला, इसको हटाया, तो 140 ग्राम हट गया है ना। अब इसको जब जोड़ते हैं तो कुल वजन कितना बढ़ गया पहले से? इससे इस 10 ग्राम को, मतलब कि जो इतना वजन था उसमें से 80 ग्राम और बढ़ गया। टोटल इसका जितना वजन था, इसका जितना टोटल वजन था उसमें 80 ग्राम बढ़ गया। तो इसका मतलब कि इसका ये जो 140 ग्राम है और ये 80 ग्राम, दोनों के बराबर होगा ना इसका वजन, तभी तो ये आएगा और सबका वजन 10 ग्राम बढ़ा देगा। अगर ये इसका वजन 140 नहीं जोड़ते हैं तो 80 ग्राम केवल जाएगा, तो घट जाएगा, 60 ग्राम और कम कर देगा, और औसत से करोगे तो और भी कम कर देगा। तो इसमें सीधा सा सीधा है, फार्मूला लगाने का है, कोई फार्मूला नहीं, इसमें समझदारी है कि 8 आमों जब बढ़ता है 10 औसत, तो हमारा 80 ग्राम दाम वजन बढ़ गया। तो जो 140 ग्राम है इसको इसी में जोड़ देंगे, तो हमारा जो नया आम जोड़ रहे हैं उसका वजन मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं 12वां। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसको ध्यान से देखना। 4 व्यक्ति हैं, कितने हैं व्यक्ति यहाँ पर? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया है, इसको समझेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ए बी सी और डी, 4 ही तो है ना, ए बी सी डी का कुल औसत भार कितना है? 67 ग्राम, 67। एक 67 kg है, ठीक है। जब 5वां व्यक्ति इस में शामिल होता है, ए बी सी डी ई, तो औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। औसत किलो भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तो औसत भार कितना है? 67, 2 किलोग्राम कमी हो गई तो 65 kg आ गया। ए बी सी डी का औसत भार कितना 67 है, तो ए बी सी डी का कुल भार कितना होगा? इन चारों महाशय का कितना होगा कुल भार? इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो औसत जो 67 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 268 किलोग्राम। ये एबीसीडी का भार है। और एबीसीडी ई का औसत भार कितना है? 165 ग्राम आ जाए, क्योंकि बोल रहा है कि जैसे ही 2 किलोग्राम की कमी आ जाती है। 2 किलोग्राम कम हो गया औसत से, तो औसत हमारा 67 था, 2 कम हो गया तो 65 किलोग्राम हो गया। अब एबीसीडी 5 लोग हो गए ना, पांचों का कुल भार कितना हो जाएगा? इनकी संख्या 5 हो गई, औसत आया 5, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 325 किलोग्राम। अब ई का भार क्या होगा? ये पांचों के भार में से इन चारों का भार घटाएंगे तो ई का भार आ जाएगा ना। तो ये 325 माइनस 268, ये बराबर हो जाएगा 57 kg। ये हमारा ई का भार आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ए के स्थान पर, अब क्या बोला, ए के स्थान पर दूसरा व्यक्ति एफ लाया जाता है। पहले तो जब पांचवा व्यक्ति ई लाया, अब दूसरा व्यक्ति को एफ को ला रहा है, तो इसका वजन ई के वजन से 6, जिसका वजन ई से 4 किलोग्राम है, तो एफ का वजन कितना हो गया? ई का 57 है तो एफ का वजन 61 किलोग्राम हो गया। सिंपल है।
तो अब क्या है, और चाहे और तब औसत भार 64 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का भार बताओ। तो अब क्या हुआ, ए को हटाने से क्या हुआ, अब क्या है, जो हमारा आया है 61 किलोग्राम एफ का भार, बी सी डी ई और एफ का कुल भार कितना होगा, बोला कि औसत भार 64 हो रहा है, यही तो बोला ना 64। और ये संख्या कितनी हो गई, बी सी डी ई, अब 1 2 3 4 5, तो 64 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो गया। ये किसका आ गया, बी सी डी ई और एफ, एफ को भी यहां जोड़ा ना, ये बी सी डी एफ का आ गया। और ए बी, फिर उसके बाद क्या होगा, बी सी डी ई का कुल भार कितना हो जाएगा, ये हो गया। अब इसमें एफ का भार कितना है, 61 निकाला था ना, तो बी सी डी ई का भार निकाल लो इसकी मदद से। तो 300, बी सी डी का भार क्यों निकाला, क्योंकि हमारा यहाँ पर ए बी सी डी ई का भार दिया हुआ है, और इस ए बी सी डी के भार में से अगर हम ये बी सी डी ई का भार निकाल को माइनस करते हैं तो ए का भार निकल जाएगा, और हमें ए का भार ही निकालना है, समझ गए। तो इसलिए यहां पर हमने बी सी ई डी ई का भार निकाला। अब ये बी सी डी ई एफ का भार दिया था, तो कुल भार था, तो इसमें से हमने एफ का भार निकाल दिया, तो हमारा बी सी डी और ई का भार निकल गया। और इस बी सी डी ई के भार को इसमें से हमने माइनस कर दिया, कितना था 325, ये वाला इसमें से लाकर क्या किया हमने, माइनस किया। देखो 325 माइनस 259 कितना आया, 66 kg। ये हमारा किसका भार हो गया, ए का भार। ये आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम फार्मूले को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कैसे हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया था ए बी सी डी का भार, औसत भार, तो ए बी सी डी से हमारा चारों का हमारा कुल भार निकल गया। फिर बोलता है पांचवा व्यक्ति जब ईस में आता है तो औसत भार 2 किलोग्राम कम हो जाता है, औसत 67 था, 2 कम हो गया, तो अब जो है 5 व्यक्ति का औसत आय कितना हो, औसत वजन कितना हो गया, 65 किलोग्राम हो गया। तो अब हम ए बी सी डी और ई का कुल वजन निकाल लेंगे, 65 इंटू 5 कर दिया, ये देखो 65 इंटू 5 कर दिया, ए बी सी डी ई का कुल वजन निकल आया। फिर इसमें एक चीज और बोल देता है भाई, एक एफ महाराज भी आ जाते हैं, और जो एफ महाराज हैं इनका वजन ई के वजन से 4 किलोग्राम ज्यादा है, और हमने ई का वजन निकाला हुआ है इन दोनों की मदद से 57 किलोग्राम। तो एफ का वैल्यू निकल आया हमारा कितना, 4 ज्यादा है, तो 57 4 जोड़ दिया 61 kg आ गया। अब बोला भाई अगर ऐसा है तो अब जब एफ इसमें जोड़ते हैं तो इनका वजन 64 किलोग्राम हो जाता है औसत। तो अब ये बी सी डी और एफ, बी सी डी ई एफ का कुल भार निकालेंगे, तो बी सी डी एफ का औसत 64 है, इनकी संख्या 5 है, तो इनका हमारा बी सी डी ई एफ का पूरा हमारा कुल वजन इतना आ गया। अब बी सी डी एफ में से एफ का वजन माइनस कर देंगे तो हमें बी सी डी और ई का वजन निकल आएगा, बी सी डी ई का निकल आएगा। बी सी डी ई का क्यों निकाला, क्योंकि हमें ए बी सी डी ई से ए को निकालना है, तो ए में इसमें से बी सी डी ई का वजन हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमारा मतलब इसमें से जो ये हमारा कुल वजन 325 में से बी सी डी ई का वजन को माइनस कर देंगे तो हमारा ए का वजन निकल आएगा। ठीक है, चलिए 13 करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा पढ़िए इस क्वेश्चन को, थोड़ा ये देखिए क्या क्या कह रहा है, कोई खास बात नहीं कह रहा है। 7 विभिन्न प्रयोगों द्वारा गणना करने पर, जब आप लोग रिसर्च करोगे तो ऐसे प्रयोग करोगे, ठीक है। 7 विभिन्न प्रयोगों द्वारा गणना करने पर एक वस्तु का भार 53.735 ग्राम है। एक वस्तु का औसत भार 53.735 ग्राम निकला, कितनी बार करने पर, 7 बार गणना करने पर, ठीक है। तो पहले 3 प्रयोगों का औसत कितना है, 54.005 ग्राम है।
चतुर्थ प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्रयोग में प्राप्त भार से इतना ग्राम अधिक था। एक ये आपको क्लू दे रहा है, ठीक है। छठे और 7वें का औसत भार पहले 3 प्रयोगों के औसत भार से 0.10 ग्राम कम था। ये भी क्लू दे दिया है। जो पहला 3 ये हमारा ये है ना, इसमें से ये इतना कम कर देंगे तो हमारा जो है छठवें और 7वें प्रयोगों का औसत भार निकल आएगा। अब चतुर्थ प्रयोग में वस्तु का कितना भार प्रयाग हुआ तो प्राप्त हुआ, तो इसी से हमारा कैलकुलेशन निकल आएगा। हम जो है इनको इसी जो हमारे इस क्वेश्चन में क्लू दे रहे हैं इसी से निकालना है। अब 7 प्रयोगों में कुल भार कितना हो गया, औसत भार 53.75 है, तो 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 प्रयोगों में कुल भार हमारा इतना निकल आया। ठीक है, पहले 3 प्रयोगों का कुल भार क्या है, इसने बोला पहले 3 प्रयोगों का औसत भार 54.005 है और प्रयोगों की संख्या कितनी 3 है, तो पहले 3 प्रयोगों का कुल भार जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल आया। 7 प्रयोग का में कुल भार निकल आया। अब प्रथम 3 प्रयोग का उनका भी भार निकल आया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, चतुर्थ उसके बाद 6वें और 7वें प्रयोग में देखो, चतुर्थ प्रयोग में प्राप्त भार 5वें प्रयोग में प्राप्त भार से इतना इतना ग्राम अधिक था। अब इसको छोड़ दो। 6वें और 7वें प्रयोग का औसत भार पहले 3 प्रयोगों के औसत भार से इतना कम था, तो 6ठे और 7वें प्रयोग का भार औसत भार कितना आएगा, पहले 3 का 54.005 है, उसमें से इतना ग्राम कम है तो इतना ग्राम को कम कर दिया तो हमारा कितना आ गया, औसत भार 6वें और 7वें का इतना आ गया। तो 6ठे और 7वें का कुल भार कितना होगा, इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 6वें और 7वें का कुल भार आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, चौथे तथा 5वें का कुल भार क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारा 7 प्रयोग है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्रयोग किया गया है। तो पहले तो ये पूरा 7 को ले लिया इसने, उसके बाद प्रथम 3 का ले लिया, देखो ये प्रथम पहले 3 का भार निकाल दिया, उसके बाद 6ठे और 7वें अंतिम 2 को ले लिया, अंतिम 2 कुल भार आ गया। तो अगर हम कुल में से इन दोनों को जोड़ करके माइनस करेंगे तो चौथे और 5वें का भार कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। चलो बंद करते हैं, कोई सुन नहीं रहा है, चलो ओके। सर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तो कितने 12 3 14 15 लोग जुड़े हुए हो, किसी के मुंह से आवाज नहीं रही तो मैं तो बंद कर दूंगा। जी सर समझ में आया सर। कोई सुन ही नहीं रहा है। नहीं सर सुन रहे हैं, समझने की सर कोशिश सुन कर रहे रहे हैं, हैं। यहीं पे हैं सर। अरे इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग, चौथा प्रयोग, 5वां प्रयोग, 6वां प्रयोग, 7वां प्रयोग, सर ये 1 2 7 3 प्रयोग और किए 6 7 तक समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद वाला भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हम 7 प्रयोगों में कुल वजन निकाल लिया कि नहीं, ये 7 प्रयोग का वजन निकाला। जी सर वो तो समझ में आ गया, 7 का समझ में आ गया, 3 का भी समझ में आ गया। प्रथम 3 का आ गया, 6वें हाँ 7वें का औसत भार कितना दिया है, बोला नहीं है। 6वें का जो 7वें का जो औसत भार है, 6वें और 7वें का ये दिया है ना, 6वें और 7वें प्रयोग का औसत भार प्रथम 3 का जो औसत भार है उसमें से 0.010 ग्राम कम था। तो जब हम उसमें से 0.01 इतना ग्राम कम करेंगे तो हमें 6वें और 7वें प्रयोग का औसत भार निकल आया नहीं आया। अब ये जी जो सर 6वें और 7वें प्रयोग का औसत भार इतना आया है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6वें और 7वें का कुल भार नहीं मिलेगा। जी सर। अब हमारे पास इस 7 प्रयोग का कुल भार है, पहले 3 प्रयोगों का कुल भार है और अंत के 2 प्रयोगों का कुल भार है।
तो जो सारा पूरा सातों का सातों का जो कुल भार है उसमें से हम इसको और इसको ये वाला और ये वाला जोड़ के सब में से माइनस करेंगे तो चौथे और पांचवे का तो बचेगा कि नहीं बचेगा कुल जी भार। सर। जी सर। तो चौथे और पांचवे का कुल भार जब मिलेगा तो कितना आया हमारा, ये आया कितना आया 106 दशमलव कितना है 106.14 ये ग्राम आया। ठीक है, ये किसका है, चौथे एंड फोर्थ एंड फिफ्थ का कुल भार। सर प्लस किसको करेंगे, जो पहले 3 के कुल भार है और छठे और सातवें का कुल भार है उसको प्लस करेंगे, और हाँ, जो ये जो सातों भरा का आया उसमें से माइनस करोगे तो माइनस चौथे और करेंगे। पांचवे का बचेगा ना। तो चौथे और पांचवे का कुल भार आ गया कि नहीं आ गया, आ गया अभी 106। कोई डाउट है नहीं, यहाँ तक आ गया समझ में। भाई? आप लोग 7 भाई बहन थे, अब तो सोचो 7 भाई बहन थे, सातों भाई बहन का कुल वजन पता चल गया है, हम निकाल लिए हैं। ये देखो यहां से निकाला है हमने, यहां से निकाला ना सातों भाई बहन का पूरा वजन। ठीक है, अब पहले 3 भाइयों का कुल वजन पता चल गया है, ये हमने निकाला है, पहले 3 भाइयों का वजन का निकाल लिया। ठीक है, पहले सातों का कुल वजन निकल गया, फिर पहले 3 भाइयों का कुल वजन निकल गया, और फिर अंत में छठवें और सातवें भाइयों का भी कुल वजन निकल गया, ये आ गया। तो बोल रहा है चौथे और पांचवें भाई का कुल वजन कितना होगा, पहले जितने सातों का वजन है उसमें से ये 3 भाई जो पहले वाले हैं, लास्ट वाले जो 2 भाई हैं, इनको जोड़ करके सातों का जो वजन है उसमें से माइनस करोगे तो बीच के जो चौथे पांचवे हैं उनका कुल वजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी सर। इसमें कौन सी साइंस है भाई, थोड़ा कल्पना कीजिए कि आप लोग 7 भाई बहन हो, सातों का कुल वजन मिल गया, पहले 3 का वजन फिर बाद में मिल गया, लास्ट के 2 का मिल गया, तो बीच का 2 का वजन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले 3 का और लास्ट के 2 को जोड़ लोगे, और जोड़ने के बाद जो सातों का वजन में से माइनस करोगे तो चौथे और पांचवे का कुल वजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी सर। यस भाई सर। आप लोग, इसका मतलब आप लोग कहानी सुन रहे हो, बस कहीं कान में लगा कर काम में बिजी हो और चल रहा है। तो इतना सिंपल चीज अगर नहीं आ रहा है समझ में तो गड़बड़ है। चलो, अब हमारा ये चौथे और पांचवे का वजन आ गया 106.14 ग्राम। ठीक है, अब इसमें क्लू दे रहा है कि क्या दिया क्लू देखो, अब हमें चतुर्थ प्रयोग में वस्तु को कितना भार ये निकालना है, तो इसके लिए क्लू दिया है कि चतुर्थ ये प्रयोग ऊपर में दिया है प्राप्त सर। भार पांचवें भार से इतना ग्राम 0.004 ग्राम अधिक था। अगर हम चतुर्थ प्रयोग में मान लेते हैं पांचवें प्रयोग का पांचवें का प्रयोग का भार चतुर्थ का ज्यादा है ना, चतुर्थ का ज्यादा है, चतुर्थ चतुर्थ का प्राप्त ज्यादा भार है। पांचवें प्रयोग से ज्यादा है, चतुर्थ का ज्यादा है ज्यादा है। ना। तो तो माना कि पांचवे को एक्स पांचवें मानेंगे। का जो है x ग्राम है तो चौथे का इतना हो जाएगा ना। अब इन ज्यादा। दोनों को जोड़ोगे तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा। चतुर्थ भाग और पांचवें भाग का जो भार है, चतुर्थ प्रयोग का भाग और पांचवें प्रयोग का भाग और चतुर्थ प्रयोग के भार को जोड़ोगे तो ये इन दोनों का जोड़ जो हमने निकाला 106.4 ग्राम 14 ग्राम, इनके बराबर ही होगा कि नहीं होगा। जी सर। तो यही तो इसने किया है, यहाँ पर x प्लस ये आ गया यहाँ पर चतुर्थ, और ये आ गया यहाँ पांचवा, इनको जोड़ करके और इसको ला दिया यहाँ पर, यही तो किया है इसने। अब इनको हल करोगे तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है x प्लस 0.004 प्लस x बराबर 106.14। ठीक है, तो x बराबर x से x से जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा,
और ये क्या आ जाएगा 106.14 से 0 कर दो, यहाँ पे 0.004 माइनस कर दो, तो जो आएगा आंसर उसको 2 से डिवाइड कर दो। 10 में से 4 गए 6, 3 में से 0 गए 3, 106.136। इसको 2 से भाग करोगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 0.200, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। ये इतना 53.068 क्या कितना आ रहा है इसमें? किधर 53.072 दे रहा है। नहीं सर, ये ऊपर ये 0.04 जुड़ेगा ना चतुर्थ प्रयोग का भार। ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना। नहीं, नीचे लास्ट में देखिए ना, चतुर्थ प्रयोग का भार जितना निकला 2 से डिवाइड करने के बाद, फिर जो ऊपर जो उसमें दिया था उसको प्लस करा ना उसने। हाँ हाँ, चतुर्थ का बोल रहा है तो फिर उसमें 0.004 जोड़ देंगे, वही आ जाएगा 53। ये तो हमने निकाला, ये 5वें का है। एक्स तो 5वें का है ना, तो चतुर्थ का पूरा 0.004 जोड़ना पड़ेगा। वो ज्यादा है चतुर्थ उससे। हाँ, तो ज्यादा है तो हमने जो एक्स की वैल्यू निकाला था वो हमने चौथे का निकाला था। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही ले लिया है। कितने क्वेश्चन थे? 14, 15, 16, 17, इसमें से एक क्वेश्चन हमें आप लोगों को पढ़ाना था अलग से, तो आगे भी आएगा। एक क्वेश्चन आया था ना आप लोगों का आज, इसमें कोई अगर इसमें एग्जाम दिया होगा कि एक आदमी है, एक्स से वाई दूरी है, 30 kmph की स्पीड से जाता है, ऐसे था ना एक क्वेश्चन। वाई से एक्स आता है, आया था सर अपनी ऐसा एक क्वेश्चन। 50% बढ़ा देता है, आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ हाँ, जाती है सर 50% ऐसे तो करके। उसका इस यात्रा के दौरान औसत क्या होगा? तो हमेशा इसका फार्मूला 2xy/x+y। एक्स है हमारा 30 किलोमीटर, वाई हो जाएगा 30 का 150%। 50% बढ़ गया तो 150% हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 गुणे 45 बटे 30 प्लस 45। इसको करोगे तो हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है, 15 3 75, नहीं 15 25 75, 15 3 45, 5 6 30, 7 1 18 2 36। इसका आंसर है 36 kmph, इसका एवरेज होगा। ठीक है, ये मैं बताने वाला था। चलो, ये जो है हम बाद में जब डिस्टेंस दूरी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा ये क्वेश्चन, हम करेंगे, ये आएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे बाहर क्वेश्चन आने का कोई सवाल ही नहीं है। बस संख्याएं इधर उधर कर सकते हैं, बाकी मजाल नहीं है कि वो क्वेश्चन बदल दे तरीका, वो क्वेश्चन कोई और बाहर से पूछ ले, इन्हीं में से ही पूछा जाता है। तो अब हम आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या है, एक व्यक्ति पहले 7 महीने में इतना रुपए के औसत के हिसाब से और फिर अगले 5 महीने में इतने औसत से हिसाब से खर्च करता है। ठीक है, यदि वह सारे वर्ष में इतना रुपए बचा पाता तो उसका मासिक वेतन क्या था? कुछ नहीं है, पहले 7 का खर्चा है तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पहले 7 महीने का कुल खर्चा आ जाएगा। फिर अगले 5 का है इतना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अगले 5 महीने का आ गया। इन दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा 12 महीने का क्या आ जाएगा? 12 माह का खर्चा आ जाएगा। खर्चा आ गया ना। अब क्या बोल रहा है, यदि सारे वर्ष में इतना रुपए बचा जाता है तो जो खर्च में ये जो बचत है इसको प्लस करोगे तो हमारा 12 महीने की आय आ जाएगी, नहीं आए? 12 महीने का आय, ये आएगी नहीं आएगी? आय कितने 12 महीने का है, तो प्रति महीने का पूछ रहा है मासिक वेतन, तो जो ये टोटल आया है इसको 12 से भाग कर दोगे तो हमारा 1 महीने का आय आ जाएगा। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पहले 7 महीनों में इतना कमाता है
तो पहले 7 महीनों का कुल खर्च क्या होगा, 1694.70 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो। उसके बाद अंतिम जो 5 महीने हैं तो उनका खर्च कितना आ गया, 1810.50 इसका औसत है, और 5 महीने का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 12 महीने का खर्चा आ जाएगा, ये आ गया। अब हमारा कुल वार्षिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल वार्षिक आय क्या होगी, कुल वार्षिक खर्च, यही तो होगा ना, कुल वार्षिक खर्च प्लस कुल वार्षिक बचत, यही तो होगा ना, यही तो होगा हमारा। ये किसके बराबर होगा, कुल वार्षिक आय, यही होगा, नहीं होगा। अब यस सर। कुल वार्षिक खर्च हमारा ये आ गया है, कुल वार्षिक बचत हमें ये यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ लिया। अब ये हमारा वार्षिक हमारा आय आ गया, 24,000 आ रहा है शायद ना, 24,000 है। और 24,000 कितने का है, 12 महीने का है, तो मासिक कितना होगा, 12 से इसको डिवाइड करोगे तो 2,000 रुपये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति का वर्ष के पहले 4 महीनों का औसत व्यय इतना था, अगले 5 महीनों का औसत व्यय इतना है, कितने महीनों के, 5 4 9, ठीक है। वह वर्ष के बाकी 3 महीनों में कुल इतना खर्चा करता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर उसने क्या, औसत से कुल खर्चा निकाल लेंगे। इसको कितने से खर्च करेंगे, 5 का है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 महीने का कुल खर्चा आ जाएगा। ये 4 महीने का, इसको 4 से करेंगे तो 4 महीने का कुल खर्चा आएगा, और बाकी 3 महीनों का कुल खर्चा दिया ही हुआ है, इसमें औसत नहीं दिया है, कुल खर्चा दिया है। अब इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वार्षिक कुल खर्चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ज्ञात कीजिए कि 35,000 की वार्षिक आय में कितने प्रतिशत की बचत होती है। अब देखो बचत क्या, वार्षिक आय दे दिया, वार्षिक खर्चा निकल गया, तो उसमें से इसमें से माइनस करोगे तो हमारी वार्षिक बचत आ जाएगी, बचत आ जाएगी नहीं आ जाएगी। और बचत को ऊपर कर देंगे, और जो हमारी वार्षिक आय 35,000 को नीचे कर देंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इतना प्रतिशत की बचत प्रतिशत आ जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब जो क्वेश्चन में क्या है, कुल 4 महीनों का आय, तो औसत गुणे महीनों की संख्या 4 निकाल दिया, ये आ गया। अगले 5 महीनों का आय, औसत गुणे औसत, ये क्या किया है, अगले 5 महीनों का क्या है ना, अगले 5 महीनों का वार्षिक आय, अरे क्वेश्चन बदला है, अगले 5 महीनों का औसत आय, औसत मासिक है, पहले 4 महीनों के व्यय से इतना ज्यादा, इससे इतना रुपए अधिक था, तो जो ये 4 का है उसमें से 257 रुपए और जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया। ये तो और सिंपल कर दिया, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगले 5 महीनों का कुल व्यय, अगले 5 महीनों का कुल व्यय ये हमारा ये औसत आ गया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुल व्यय आ गया। ठीक है, बाकी 3 महीनों का 7600 है, अब इनको तीनों को जोड़ दिया तो हमारा वार्षिक व्यय आ गया। ठीक है, अब आगे क्या होगा, अब हमारा कितना था, ये वार्षिक व्यय आ गया इतना, बचत कितना आ गया, 3500 आया, उसमें से आय में से व्यय को माइनस किया, बचत बराबर क्या होगा, आय माइनस व्यय, यही तो होगा ना, आय माइनस खर्च, यही तो होगा। बचत आया 3500, 3500 कितने पे है, 35,000 पे, तो बचत प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो 3500 कितने पूछ रहा है, 35,000 पे 35,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, 10% आएगा। आगे नहीं आ गया, 2 ये 3 शून्य कट गया, 35 का नम 35 हो गया, 10%। ठीक है, सब बताया हुआ है। 18वां चलते हैं। एक सर्कस देखने वाले लोग पहले 7 दिन में 15 रुपए,
दूसरे ये तो कोई क्वेश्चन खास नहीं है, ये अनुपात का क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार देखना। बिल्कुल देखो, एक सर्कस में देखने वाले लोगों में पहले दिन इतना रुपए प्रति व्यक्ति, इतना खर्चा टिकट लगाता है। दूसरे दिन जो है 7.5 रुपए का टिकट लगाता है। पहले दिन 15 रुपए का, दूसरे दिन 7.5 रुपए का, तीसरे दिन 2.5 रुपए का लगाता है टिकट। तीनों दिनों में दर्शकों की संख्या का अनुपात इतना है, ये है 2:5:13। तो अब इसमें क्या है, इसके आधार पे हम क्या निकालेंगे, दर्शकों की संख्या। तो पहले दिन क्या हो गया, पहले दिन माना x है, तो पहले दिन कितना हो जाएगा 2x हो गया। दूसरे दिन 5x संख्या हो जाएगी। तीसरे दिन 13x। पहले दिन कितना रुपए ले रहा है, 15 रुपए। तो पहले दिन का आय कितना हो जाएगा, 15 गुणे 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 15 रुपए एक आदमी के ले रहा है, तो आदमियों की संख्या हमारी 2x है, तो ये गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा, 30x आ जाएगा पहले दिन। इसी तरह से दूसरे दिन का जब खर्चा करेंगे तो 5x इंटू 7.5, 5x इंटू 7.5, यही तो होगा ना। ये हो जाएगा 37.5, 37.5 7.50 से 5 से गुणा करेंगे। हाँ, 5 से गुणा करेंगे और फिर x से गुणा कर देंगे। अब तीसरे दिन कितने 13x लोग आए हैं और टिकट कितना लगाया 2.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 32.5x। अब ये हमारा कुल आय हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सर्कस का कुल आय आएगा। तो तीनों दोनों का कुल आय करोगे तो इसको जोड़ोगे तो ये आ गया हमारा 100x। ठीक है। अब दर्शकों की कुल संख्या कितनी है, 13, 5, 18, 2, 20x है ना। और हमारे कुल आय कितनी है 100x है। 100x। तो ज्ञात कीजिए कि तीनों दिनों में प्रति व्यक्ति औसतन आय क्या था। अगर हम डिवाइडेड बाय 20। हाँ, प्रति व्यक्ति औसत आय कुल कितना था 100x, और कितने क्या कहते हैं दर्शकों की संख्या थी 20x। तो इसमें से 100x में से 20x को माइनस डिवाइड करेंगे तो तभी तो हमारा आएगा औसत 5 रुपए आ गया। भाई कुल प्रति व्यक्ति औसत राशि निकालना है तो कुल आय निकाला हमने 100x निकाला था, और व्यक्तियों की संख्या कितनी निकाली थी 20x, और इनको आपस में डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा औसत निकल जाएगा। औसत निकालने के लिए क्या निकालते हैं, कुल राशि, कुल आय बटे संख्या, कितने राशि है वो, यही तो करेंगे, यही यहाँ किया हमने, हमारा आ गया। चलो 17वां क्वेश्चन देखते हैं। खंड ए तथा खंड बी में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 30 और 35 है। खंड ए और खंड बी या क्लास ए क्लास बी में समझ लो विद्यार्थियों की संख्या 30 और 35 है। खंड ए में गणित के विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 70 है। माध्य का मतलब यहाँ हो गया वही औसत, ठीक है, 70 है। खंड ए और बी के सम्मिलित विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 62 है, ये 62 है। खंड बी के विद्यार्थियों के अंकों का माध्य या औसत निकालिए, यही बोला है। खंड ए में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30, अंकों का माध्य कितना है, बोला नहीं। खंड ए में गणित में विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 70 है, तो 70 हो गया तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद्यार्थियों की संख्या को औसत से, तो 2100 आ गया। खंड ए में विद्यार्थियों का कुल अंक कितना हो गया। उसके बाद दे रहा है खंड ए तथा खंड बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। खंड ए में 30 है, उसमें 35 है, तो कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। इनका माध्य कितना दे रहा है, ए और बी में सम्मिलित विद्यार्थियों के अंकों का माध्य 62 है, तो जब संख्या से माध्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल हमें इनका अंक का पता चल गया, ए और बी का। तो खंड बी का विद्यार्थियों का कुल अंक कितना हो जाएगा, जो हमारा टोटल है उसमें से 2100 जो हमने ए का निकाला था तो ये हमारे बी का निकल आया, कितना आया 1930। और बी में कितने बच्चे हैं, बी में कितने बच्चे हैं 35 बोल रहा है ना, 35 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा खंड बी के बच्चों का औसत प्राप्तांक निकल आएगा। ठीक है,
चलिए एग्जैक्ट 9 बजे खत्म कर दिया हमने।